नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम ग्लोब पर अपना एक संक्षिप्त वीडियो बनाना चाहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप होता है या मॉडल होता है या नमूना होता है, जिस पर हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ग्लोब का आकार पृथ्वी की भांति गोल होता है, जिस पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर को दर्शाया जाता है और जिससे हम संसार के विभिन्न महाद्वीपों के बारे में और महासागरों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उनकी सही स्थितियों की जानकारी हमको होती है और उन महाद्वीपों में कैसी जलवायु है उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हम आपको एक ग्लोब बनाकर दिखाते हैं और उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको आपको समझाते हैं। यह एक ग्लोब है जिसकी आकृति जो है गोलाकार है और इस ग्लोब को यदि बीचों बीच से बांट दिया जाए तो 2 गोलार्ध प्राप्त हो जाते हैं। गोले का आधा भाग प्राप्त हो जाता है। किसी गोले को यदि उसके बीचों बीच से बांट दिया जाए तो उसके 2 गोलार्ध प्राप्त होते हैं। ऊपर वाले को हम ऊपर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक गोले को 2 बराबर भागों में हमने बांट दिया है। तो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, इस रेखा का नाम भूमध्य रेखा है। इसका क्या नाम है? भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा। और यह एक अक्षांश रेखा है जिसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, शून्य अंश अक्षांश। शून्य अंश अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसी कोई रेखा जो है हमारी पृथ्वी पर नहीं है। यह एक काल्पनिक वृत्त है, रेखा है, जिसको हम अध्ययन की सुविधा के लिए खींचे हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। इसके ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है। और इसको हम थोड़ा मोटी कर देते हैं। ये जो है आपकी भूमध्य रेखा है। अब हम भूमध्य रेखा के ऊपर चलते हैं तो 23.5 अंश पर एक दूसरा अक्षांश खींचते हैं जिसका नाम 23.5 अंश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश के नाम से इसको जानते हैं, या इसको हम कर्क रेखा के भी नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है कर्क वृत्त या कर्क रेखा, जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश अक्षांश पर खींची गई है। और जब हम दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की ओर चलते हैं और 23.5 अंश अक्षांश को खींचते हैं तो इसका नाम 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मकर रेखा कहा
जाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश है। अब हम अध्ययन के सुविधा के लिए जब और आगे चलते हैं भूमध्य रेखा से, तो 66.5 अंश पर एक वृत्त खींचा जाता है, जिसका नाम है, इसको हम 66.5 अंश उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसको हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम है? आर्कटिक रेखा। और जब हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं और 66.5 अंश पर एक दूसरी रेखा को खींचते हैं, दूसरे वृत्त को खींचते हैं, तो इसको 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के नाम से हम जानते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है अंटार्कटिक वृत्त है। क्या है? अंटार्कटिक वृत्त। इसका दूसरा नाम अंटार्कटिक रेखा है। और आगे जब हम उत्तरी गोलार्ध में 90 अंश पर पहुंचते हैं, तो इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और जब हम 90 अंश दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचते हैं, तो इसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। हमारी पृथ्वी पर 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, जो 90 अंश अक्षांश होते हैं, जिसका दूसरा नाम है 90 अंश साउथ अक्षांश, और इसका 90 अंश उत्तरी अक्षांश। ये है महत्वपूर्ण अक्षांश। ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या 180 होती है। किन्हीं किन्हीं प्रमाणित बुकों में या किताबों में 181 भी लिखते हैं। और ग्लोब पर देशांतर, ये अक्षांश हैं, 180 अक्षांश हैं। और ग्लोब पर देशांतरों की संख्या जो है 360 है। कितनी है? 360 देशांतर की संख्या है। अब एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि हमारा जो ग्लोब है, इस पर पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची गई हैं, क्षैतिज रेखा खींची गई हैं, इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई या पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी संख्या ग्लोब पर 180 है। और बच्चों, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यह शून्य अंश देशांतर है। इसका नाम है शून्य अंश देशांतर। शून्य अंश देशांतर। ये जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं और ये ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। ग्लोब पर इनकी संख्या 360 है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ताप कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं? ताप कटिबंधों का। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये आपकी भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा शून्य अंश अक्षांश है। भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है, इसको हम उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला हिस्सा मानते हैं। उष्ण कटिबंधीय, यहाँ की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, जिसके कारण यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है और यहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म होती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक? भूमध्य रेखा से लेकर के कर्क रेखा तक
और भूमध्य रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा पड़ता है यह जो है उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। उष्णकटिबंध का अर्थ होता है गर्म क्षेत्र। आगे जब हम उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश का जो हिस्सा पड़ता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं 23.5 अंश मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो हिस्सा होता है, जिसको हम ऐसे लाइनों से खींच दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, यह जो है समशीतोष्ण कटिबंध है। कैसा कटिबंध है? समशीतोष्ण कटिबंध है, अर्थात यहाँ पर सर्दी और गर्मी लगभग बराबर होती है। यहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है न तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इस कटिबंध का नाम है समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा को हम समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ की जलवायु वर्ष भर सम बनी रहती है, अर्थात ना पर यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा यहाँ पर ठंडी पड़ती है। यहाँ की जलवायु अच्छी होती है, जिसके कारण यहाँ के लोग सुंदर, स्वस्थ और निरोग पैदा होते हैं और काफ़ी कार्यशील होते हैं। आगे जब हम आर्कटिक रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं और यहाँ अंटार्कटिक रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं तो यह हिस्सा जो है शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। नीचे भी शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। यह जो है काफ़ी ठंडा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें काफ़ी तिरछा पड़ती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यह क्षेत्र संसार के सबसे ठंडे क्षेत्र हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो हिस्सा है, यह हिस्सा जो है शीत कटिबंध के अंतर्गत आता है। अर्थात यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती है, भीषण ठंडी और बर्फबारी होती है, जिसके कारण यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है और यहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज के इस ग्लोब नामक चैप्टर में हमने आपको देशांतरों के बारे में और अक्षांशों के बारे में और इनकी स्थितियों, ताप कटिबंध की स्थितियों के बारे में बताया। और अगर आपसे ग्लोब पर पूछा जाए कि किस ग्लोब का कौन सा गोलार्ध जो है धरातली गोलार्ध है और कौन सा गोलार्ध जो है सागरी गोलार्ध है, तो जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में भूमि की अधिकता है। भूमि की अधिकता है, इसलिए इसे भूमि गोलार्ध के भी नाम से हम जानते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सागर की अधिकता है। जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें जल भाग की अधिकता है। जल भाग की अधिकता है, जिसके कारण इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। और भारत की स्थिति यदि आपको देखना होगा तो ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत की स्थिति कर्क रेखा पर है और भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में
स्थित है। हम जिस देश के निवासी हैं, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। जहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो हम आज के इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देंगे और ये आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को यह वीडियो अच्छा लगेगा और ज्ञानवर्धक होगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। और इस वीडियो को जब अच्छा लगे तो हमारे दर्शक इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े और फिर से हम एक नया वीडियो लेकर हाजिर हों जो आपके ज्ञान की वृद्धि कराए। धन्यवाद।